Next chapter, chapter number 6 of class 11th, that is permutation and combination. This is our first lecture जिसमें हम अपना जो इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का वो कवर करेंगे और स्टार्ट करेंगे हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स जिसके ऊपर बेस्ड है हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर है ये अगर हमने जो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल है ऑफ काउंटिंग का उसे अगर अच्छे से समझ लिया तो उसी का जो हमारे पास जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है ये इसी के ऊपर बेस्ड है. हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. अभी जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ये दो इसमें डिवाइडेड है. एक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन. तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है उसी को हम आगे जाके परम्यूटेशन पढ़ेंगे और जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन है उसी को कॉम्बिनेशन कहा जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पे ही बेस्ड सारे क्वेश्चंस करेंगे. आपकी एनसीईआरटी बुक में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है, उसी के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद है परम्यूटेशन और फिर कॉम्बिनेशन. तो बहुत ही ईजिली हो जाएगा हमारा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि इफ एन इवेंट कैन अकर इन m different ways which is followed with another event that occurs in n different ways, then the total number of occurrence of the event in the given order is m into n. दो इवेंट है, पहला इवेंट m डिफरेंट तरीके से हो रहा है, दूसरा इवेंट n डिफरेंट तरीके से हो रहा है, तो उनका जो टोटल नंबर ऑफ अकरेंस है उन दोनों इवेंट का साथ में होने का वो हम निकालते हैं m मल्टीप्लीकेशन n से. आपको सिंपल ये बोलना है, इसी को हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी कहते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी कहा जाता है. मल्टीप्लिकेशन का साइन तब लगता है जब दो इवेंट्स हैं और वो दोनों इवेंट्स एक साथ अकर हो रहे हैं या एक साथ हैपन हो रहे हैं, तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगता है. और अगर हमारे पास दो इवेंट्स हैं और उन दोनों इवेंट्स में से कोई एक ही इवेंट हम एट अ टाइम कर सकते हैं तो फिर हमारे पास यहाँ पे प्लस का साइन आ जाता है जिससे हम आगे पढ़ेंगे. अभी हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का ही पढ़ रहे हैं. जब दो इवेंट्स का हमें एक साथ होने का पॉसिबिलिटीज़ निकालना है या नंबर ऑफ अकरेंस निकालना है तो हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं. इसी तरीके से अगर आपके पास तीन इवेंट्स गिवन है, जैसे m डिफरेंट वेज हैं एक इवेंट को करने के, दूसरे इवेंट करने के n डिफरेंट वेज तरीके से आप कर सकते हैं और जो तीसरा इवेंट है उसको करने के जो डिफरेंट वेज है वो है p. तो जो टोटल नंबर ऑफ अकरेंस होगा उन तीनों इवेंट के एक साथ अकर होने का, उसके लिए हम निकालेंगे तीनों का मल्टीप्लिकेशन. सिंपल ये डेफिनेशन है, लेकिन हमारा जो क्लियर है कंसेप्ट वो तभी होगा जब हम इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल्स करते हैं. ठीक है, ये तो सिंपल डेफिनेशन है जो आपको बुक में भी अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास क्लियर अगर हमें करना है अपना कंसेप्ट तो हमें एग्जाम्पल्स करने होंगे. जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स लगाएंगे उतना ईजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना. जैसे बुक के स्टार्टिंग में बहुत ईजी एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं. मोहन हैज़ 3 पैंट्स एंड 2 शर्ट्स. ठीक है, उसके पास पैंट्स की 3 वेराइटीज़ हैं और शर्ट्स की 2 वेराइटीज़ हैं, लेकिन उसको ये दोनों इवेंट्स जो हैं, एक इवेंट है पैंट और एक इवेंट है शर्ट, उसको ये दोनों इवेंट एक साथ करना है. ऐसा नहीं हो सकता कि वो सिर्फ शर्ट पहने या वो सिर्फ पैंट पहने, उसको शर्ट और पैंट दोनों एक साथ पहनने हैं. लेकिन शर्ट के लिए उसके पास 2 चॉइसेस गिवन है और पैंट के पास उसके पास 3 चॉइसेस गिवन है. ओके, सो हाउ मेनी डिफरेंट वेज ऑफ अ पैंट एंड अ शर्ट ही ड्रेस अप. उसको पैंट और शर्ट दोनों एक साथ ही पहनना है, लेकिन उसके लिए उसके पास चॉइसेस हैं. तो जैसे 3 पैंट्स हैं, 3 पैंट्स पहनने के आपके पास 3 तरीके हो सकते हैं, 2 शर्ट्स पहनने के आपके पास 2 तरीके हो सकते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ अकरेंस के लिए हमें इन m और n मतलब 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है. तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आ जाएगा 6 आंसर. ये देखिए, ये है आपके पास n 3 pants 2 shirts different ways m into n means 3 multiplied by 2 that is equals to 6 ways. तो आपको 3 pants और 2 shirts पहनने के टोटल जो आपके पास अकरेंस है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स अकरेंस है वो है 6 ways. 6 तरीके से आप इनको पहन सकते हैं. बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था. स्टार्टिंग में एग्जाम्पल बहुत सिंपल है. जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, शबनम हैज़ 2 स्कूल बैग्स 3 टिफिन बॉक्सेस एंड 2 वाटर बॉटल. इन हाउ मैनी वेज शी कैन कैरी दीज आइटम्स. आइटम्स तो 3 हैं, लेकिन इन तीनों को उसको एक साथ कैरी करना है. अगर वो स्कूल जाएगी तो उसको स्कूल बैग भी कैरी करना है, टिफ़िन भी कैरी करना है, टिफ़िन बॉक्स और वाटर बॉटल भी कैरी करना है. उसको ये तीनों इवेंट एक साथ करना है. मतलब यहाँ पे भी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही लगेगा.
अब उसके पास ये तीनों इवेंट्स करने की चॉइसेस हैं। जैसे उसके पास स्कूल बैग्स 2 हैं, तो वो दोनों स्कूल बैग्स तो एक साथ नहीं लेके जाएगी, 2 में से सिर्फ एक ही अकर करेगी ना वो। 3 टिफ़िन बॉक्सेस है, लेकिन वो तीनों टिफ़िन बॉक्सेस एक साथ एक दिन ले जा सकती है क्या? नहीं। 3 टिफ़िन बॉक्सेस में से कोई एक ही टिफ़िन बॉक्स लेके जाएगी और 2 वाटर बॉटल में से भी सिर्फ एक वाटर बॉटल वो कैरी करेगी। तो उसके पास चॉइसेस है, लेकिन ये तीनों इवेंट्स उसको एक साथ करना है। तो वो करने की पॉसिबिलिटीज़ कैसे निकालेंगे हम? हमारे पास यहाँ पे 3 इवेंट्स हैं, तीनों को एक साथ अकर करना है। तो m की वैल्यू है 2, n की वैल्यू है 3 और p की वैल्यू है 2। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यू विल गेट 12। सो 12 वेज है उसके पास 2 स्कूल बैग्स, 3 टिफिन बॉक्सेस और 2 वाटर बॉटल को ले जाने के लिए। आई होप आपको अब एग्जाम्पल से क्लैरिटी अच्छी आ रही होगी। हम आगे और एग्जाम्पल्स करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द नंबर ऑफ अ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज। ठीक है, वेयर द रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड। अब हमारे जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कई बार पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये सिर्फ आपका 11th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जामिनेशन होंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने हैं उनमें भी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस कई बार आते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीईटी के एग्जामिनेशन से, जेईई मेंस और एडवांस में भी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन वीडियोस में उन क्वेश्चंस को भी, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी कवर करेंगे। पर पहले हम एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनको समझेंगे, उनको कंप्लीट करेंगे और फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम से पूछे जाते हैं। आपको एक लेटर दिया है रोज, और सॉरी लेटर नहीं है, वर्ड है। आपको पास एक वर्ड है रोज जिसमें 4 लेटर्स हैं, ROSE। इन्हीं 4 लेटर्स का यूज़ करके आप कितने और ऐसे लेटर्स, ऐसे वर्ड्स बना सकते हो जिनका मीनिंग हो ना हो, नो प्रॉब्लम, बट उसमें जो रिपीटिशन है, ये जो रोज़ के जो लेटर्स हैं उनका रिपीटिशन अलाउड नहीं है। जो आपने लेटर एक बार यूज़ किया आप उसको दूसरी बार रिपीट नहीं कर सकते, ये कंडीशन है। तो ये देखिए हमारे पास 4 लेटर्स हैं। अब फर्स्ट प्लेस पे आपने ROSE, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आप कोई भी ऑप्शन को फर्स्ट इस पे फिक्स कर सकते हैं। जिस भी ऑप्शन को आप फर्स्ट पे, जिस भी लेटर को आप फर्स्ट में लिखेंगे उसको फिर आप 3, 4 या 5 इस पे रिपीट नहीं कर सकते। तो जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट प्लेस है, उसके लिए आपके पास 4 ऑप्शंस है। ठीक है, सेकंड प्लेस के लिए अब आपके पास 3 ही ऑप्शंस बचे, क्योंकि एक तो आपने फर्स्ट पे फिक्स कर दिया है। तो सेकंड प्लेस फिल करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस है, 3 लेटर्स हैं। थर्ड प्लेस के लिए आपके पास 2 डिफरेंट तरीके हैं और फोर्थ प्लेस पे आपके लिए सिर्फ एक ही लास्ट ऑप्शन बचेगा। जो आप इन तीनों में फिल कर चुके हैं वही ऑप्शंस इसके पास आपके पास है। और इन चारों लेटर्स को आप एक साथ यूज़ करेंगे तभी तो आपका 4 लेटर वर्ड्स बनेगा। तो इन चारों का जो आपने इवेंट निकाले हैं हैपन होने के, इन सब का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कब यूज़ करना है ये आपको पता होना चाहिए। अगर सारे इवेंट एक साथ हैपन होंगे तो आप मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, और अगर और है कि उनमें से कोई एक ही यूज़ करना है तब आप प्लस का साइन लगाएंगे। तो फर्स्ट प्लेस के लिए 4 ऑप्शन, सेकंड प्लेस के लिए थर्ड ऑप्शन, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सो आंसर इज 24। तो 24 डिफरेंट वेज से आप, मतलब 24 डिफरेंट वर्ड्स आप बना सकते हैं यूजिंग दीज 4 लेटर्स ROSE। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ द रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स वॉज अलाउड, यहाँ पे तो उन्होंने बोला था कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या केस बनता? इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो चारों प्लेसेस हैं, इन चारों के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट पे अगर आपने एक लेटर फिल कर भी दिया है तो उसको आप फिर से रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो होगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, क्योंकि चारों प्लेसेस के लिए आपके पास सारे के सारे 4 के 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि आप रिपीट कर सकते हैं। तो उस केस में आपका आंसर हो जाता 256। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो आंसर इज 24 वर्ड्स, और अगर रिपीटेशन अलाउड है तो द आंसर इज 256। ये दोनों केसेस से इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, गिवन द 4 flags of different colors and how many different signals can be generated if a signal required the use of the 2 flags one below the another। यहाँ पे 4 फ्लैग्स हैं और चारों के डिफरेंट कलर्स हैं। 4 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स आपके पास हैं। आपको एक सिग्नल बनाना है, लेकिन सिग्नल जो है वो आपको 2 फ्लैग का यूज़ करके ही बनाना है। और किस तरीके से बनाना है कि वो एक के नीचे एक हो और डिफरेंट कलर्स के हो। ठीक है,
तो आपके पास ऑप्शंस दो ही हैं। आपके पास इन दो वैकेंट प्लेसेस को भरने के लिए ऑप्शन 4 हैं, लेकिन आपको दो ही इवेंट्स एक साथ अकर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वैकेंट प्लेस फिल्ड इन 4 डिफरेंट वेज। जो आपको पास पहला कलर लेना है उसके लिए आपके पास 4 चॉइसेस हैं और दूसरे कलर के लिए आपके पास 3 चॉइसेस रहेंगे। तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। सी, यहाँ पे 4 डिफरेंट वेज एंड फॉर द सेकेंड प्लेस देयर आर द 3 डिफरेंट वेज। तो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल्स होंगे वो होगा 4 × 3, दैट इज इक्वल्स टू 12 वेज। यहाँ मल्टीप्लीकेशन क्यों हुआ है? क्योंकि हमें जो सिग्नल है वो 2 कलर का यूज़ करके बनाना है और दोनों कलर का एक साथ यूज़ करना है। तो 4 × 3 दैट विल बी 12 वेज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। आप रिपीट कर सकते हैं। अब आपको 2 डिजिट का इवन नंबर बनाना है और आपके पास ऑप्शंस दिए हैं 5 नंबर्स, ठीक है। अब कोई भी नंबर इवन तभी होता है जब उसका लास्ट नंबर मतलब यूनिट प्लेस पर कोई इवन नंबर हो। तो इन पांचों में से इवन नंबर सिर्फ 2 ही हैं, एक है 2 और एक है 4। इसका मतलब ये है कि जो यूनिट प्लेस है इस पे आपको या तो 2 या तो 4, इन दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तभी आपका नंबर जो है वो इवन नंबर बनेगा। गॉट इट? तो जो यूनिट प्लेस है उसके लिए सिर्फ आपके पास इन पांचों में से 2 ही ऑप्शंस है, या तो 2 या तो फिर 4। दैट्स वाई फॉर द यूनिट प्लेस ओनली 2 and 4 कैन बी प्लेस्ड। सो यूनिट प्लेस के लिए 2 वेज हो जाएंगे और जो टेंस प्लेस है उस पर इन पांचों में से कोई भी नंबर आप प्लेस कर सकते हैं और रिपीटेशन भी अलाउड है। तो यहाँ पे 2 या 4 आप पुट करेंगे तो आप यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं। तो टेंस वाला जो प्लेस है उसके लिए 5 ऑप्शन है। तो टोटल नंबर क्या हो जाएंगे? टेंस प्लेस के लिए 5 ऑप्शंस मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्लेस के लिए 2 ऑप्शंस। इट मीन्स दैट 5 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 10 वेज। 10 वेज है आपके पास इन विच यू कैन यूज 2 डिजिट नंबर, इवन नंबर, सॉरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the number of the different signals that can be generated by arranging at least 2 flags in order, one below the other, on a vertical staff if the 5 different flags are available. ये जो आपने थर्ड सेकंड किया था ये इसी के जैसा है, बस इसमें सिर्फ ये है कि आपके पास 5 डिफरेंट फ्लैग्स अवेलेबल हैं और आपको जो सिग्नल बनाना है वो सिर्फ 2 ही फ्लैग्स का यूज़ करके बनाना है और वर्टिकली एक के नीचे एक होना चाहिए। तो इसमें हम कैसे करेंगे? इसमें सबसे पहले हम ऑप्शंस देखेंगे। अ सिग्नल कैन कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट 2 फ्लैग्स। उन्होंने बोला है कि कम से कम सिग्नल जो है आपको कम से कम 2 फ्लैग का यूज़ तो करना है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये वाली कंडीशन इस वाले क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, यहाँ पे था एग्जैक्टली 2 ही फ्लैग्स का यूज़ करना है। पर यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एटलीस्ट 2 फ्लैग्स मतलब कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 का यूज़ करके भी बना सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन अराइज हो जाती है। A signal can consist of at least 2 flags. It means that you can use 2 flags or 3 flags or 4 flags or 5 flags. All the 5 flags also you can use, but 2 से कम नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम सिग्नल लेंगे यूजिंग 2 फ्लैग्स। अगर हम 2 फ्लैग्स का यूज़ करके सिग्नल बना रहे हैं तो पहले वाले के लिए हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं और दूसरे वाले के लिए 4 हैं, तो वो है 20 वेज। अगर हम सिग्नल बनाते हैं यूजिंग 3 फ्लैग्स तो फिर हमारे पास फर्स्ट वाले के लिए 5 ऑप्शंस हैं, सेकंड वाले के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और थर्ड वाले के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 60 वेज। हम 60 वेज से 3 फ्लैग्स का यूज़ करके सिग्नल बना सकते हैं। अगर हमें सिग्नल बनाना है यूजिंग 4 फ्लैग्स, हम 4 फ्लैग्स का यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास पहले फ्लैग के लिए 5 ऑप्शंस, दूसरे के लिए 4, देन 3, देन 2, मतलब टोटल 120 वेज हैं। और अगर हम पांचों फ्लैग्स का यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अगेन 120 है। तो हमारे पास ये इस टाइप से 4 कंडीशंस आ गई हैं। अब लेकिन इन चारों में से कोई एक ही पॉसिबल है। हम सिग्नल या तो 2 फ्लैग्स का बनाएंगे, देखिए यहाँ पे और आ गया, तो अब हम इन सब का प्लस करेंगे, इन सब का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, क्योंकि सिग्नल जो है वो या तो 2 फ्लैग से बनेंगे, या तो 3, या तो 4, या तो 5, लेकिन ये सभी के सभी फ्लैग का यूज़ करके सिग्नल नहीं बनाएंगे। तो अब हमारे पास ये जो ऑप्शन है हम इनका प्लस करेंगे, क्योंकि इनमें से कोई एक ही इवेंट अकर होगा। ओके, गॉट इट? डिफरेंस समझ में आया आपको कि मल्टीप्लिकेशन कब करना है और प्लस कब करना है? ये देखिए, सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल्स प्लस ऑल द टर्म्स 20 + 60 + 120 + 120, तो ये है 320 वेज। टोटल 320 वेज का यूज़ करके, मतलब 320 वेज से आप सिग्नल बना सकते हैं। फिर वो सिग्नल चाहे 2 फ्लैग से मिलकर बने,
या फिर 3 फ्लैग से, या फिर 4 फ्लैग से, या फिर 5 फ्लैग्स का यूज़ करके बना सकते हैं। तो ये कंप्लीट होते हैं हमारे एग्जाम्पल। आई होप आपका कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो गया होगा। अब हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है 6.1। ये जो एक्सरसाइज है इसमें हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल जो अभी हमने पढ़ा है उसी पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक परम्यूटेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी 3-digit numbers can be formed using from the digits 1, 2, 3, 4, 5 assuming that repetition of the digits is allowed, और सेकंड में repetition of the digit is not allowed। ठीक है, आपको 3-digit नंबर बनाना है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है 5, 1, 2, 3, 4, 5। 5 नंबर्स आपको गिवन है जिनका यूज करके आपको सिर्फ 3-digit नंबर बनाना है। ये देखिए, हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड फॉर द 3-digit नंबर। ये है आपका 3-digit नंबर। ठीक है, ईच ऑफ द 3 पोजिशन कैन बी फिल्ड एनी ऑफ द 5-digit, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। आप कोई भी नंबर को किसी भी इस पे फिक्स नहीं कर सकते, उसको आप रिपीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों प्लेस के लिए, मतलब यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, इन तीनों प्लेस के लिए आपके पास पांचों के पांचों ये जो नंबर है ये अवेलेबल है। तो टोटल नंबर क्या है, 5 × 5 × 5 दैट इज 125 व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। लेकिन हमारा सेकेंड पॉइंट है व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो फर्स्ट प्लेस के लिए आपके पास 5 चॉइसेस हैं, लेकिन सेकंड प्लेस के लिए आपके पास 4 चॉइसेस हैं, और थर्ड प्लेस के लिए आपके पास सिर्फ 3 ही चॉइसेस है। तो अब आप इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 5 × 4 × 3 दैट इज 60 ways। 60 ways व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, एंड 120 ways व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी 3-digit इवन नंबर्स। अब आपको इवन नंबर्स बनाने हैं which can be formed from the digit 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 आपको 6 डिजिट दी है, उनमें से आपको 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। एंड रिपीटेशन डिजिट्स, इफ द रिपीट डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, रिपीट कर सकते हैं आप। अब इवन नंबर बनाना है, मतलब यूनिट प्लेस पे आपको इवन नंबर चाहिए। तो ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से 3 ही नंबर है जो कि इवन है। कौन से हैं, 2, 4 और 6। तो आपके लिए यूनिट प्लेस जो है उनमें आपके पास सिर्फ 3 ही चॉइसेस है, क्योंकि इन तीनों नंबर, ये तीनों नंबर आएंगे यूनिट प्लेस पे, तभी आपका नंबर इवन बनेगा। ठीक है, तो यूनिट प्लेस के लिए 3 ऑप्शंस सिलेक्ट हो चुका है। आगे चलते हैं। नाउ फॉर द 10 डिजिट के लिए आपके पास ऑल 6 डिजिट अवेलेबल है, क्योंकि आपको रिपीटेशन अलाउड है। और 100 प्लेस के लिए भी आपके पास ऑल 6 डिजिट अवेलेबल है, बिकॉज रिपीटेशन इज अलाउड। तो टोटल नंबर है आपके पास, इन तीनों को मिलाकर ही आप 3-digit नंबर बनाएंगे, इसलिए मल्टीप्लीकेशन होगा, क्योंकि तीनों के तीनों इवेंट्स एक साथ अकर होंगे। सो 6 × 6 × 3 दैट इज 108 ways। ठीक है, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज हाउ मेनी 4 letters कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 letters ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। ठीक है, वी नीड टू चूज एंड अरेंज 4 डिस्टिंक्ट लेटर आउट ऑफ 10। हमारे पास 10 letters हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, कोई भी 10 ले सकते हैं आप। उन 10 लेटर्स का यूज़ करके हमें सिर्फ 4 लेटर का ही कोड बनाना है। तो ऑप्शन है हमारे पास 10, और हमें यूज़ कितना करना है, 4। सो द पोजीशंस क्या होंगी, क्योंकि लेटर रिपीट नहीं हो सकते, तो फर्स्ट पोजीशन के लिए 10 ऑप्शंस, सेकेंड पोजीशन के लिए 9 ऑप्शंस, थर्ड पोजीशन के लिए 8 ऑप्शंस, और फोर्थ पोजीशन के लिए आपके पास 7 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसलिए 1, 1 माइनस होता चला जाएगा। इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो द आंसर इज 5040। ठीक है, 5040 इज द आंसर। इतने वे से आप 4 लेटर कोड बना सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी 5-digit टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट विथ 67 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इसे करते हैं, ये देखिए, ये वाला आंसर आ गया आपका 5040। अब डिजिट्स हैं आपके पास 0 से लेके 9 तक, मतलब जीरो भी अलाउड है। ठीक है, उसमें 0 भी आ जाता है, क्योंकि टेलीफोन नंबर में 0 भी आता है। तो 0 से 9 तक अगर आप काउंट करेंगे तो आपके पास टोटल डिजिट है 10। ठीक है, 0 को भी काउंट कीजिए और 9 को भी काउंट कीजिए, तो टोटल डिजिट है 10। द फर्स्ट 2 डिजिट तो उन्होंने फिक्स बोल दिया है कि वो 6 और 7 से ही स्टार्ट होना चाहिए। मतलब 10 में से 2 डिजिट तो फिक्स हो गई, तो बची कितनी अब आपके पास, रिमेनिंग 3 पोजिशंस आर लेफ्ट टू फिल, क्योंकि आपको 5 डिजिट टेलीफोन नंबर ही बनाना है। अब 5 डिजिट्स में से आपने फर्स्ट 2 डिजिट तो फिक्स कर दिए हैं कि वो 6 और 7 ही होंगी, तो अब आपको फिल कितने जगह पे करना है, 3 ही रिमेनिंग ऑप्शंस बचे आपके पास।
रिमेनिंग 3 पोजीशंस आर लेफ्ट टू फिल। अब उन 3 पोजीशंस के लिए थर्ड पोजीशन के लिए आपके पास 8 चॉइसेस है, क्योंकि 0 से 9 तक का जो नंबर थे 10, उसमें से 2 नंबर 6 और 7 तो आप फिल कर चुके हैं फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे, इनका रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो 10 में से भी 2 माइनस कीजिए तो आपके पास 8 डिजिट का ही ऑप्शंस है। उन 8 डिजिट जो है बचे हैं आपके पास, उनमें से आपको ये 3 पोजीशंस को फिल करना है। तो थर्ड पोजीशन के लिए आपके पास 8 चॉइसेस हैं। अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, इसलिए फोर्थ पोजीशन के लिए आपके पास सिर्फ 7 चॉइसेस बची, और फिफ्थ पोजीशन के लिए आपके पास सिर्फ 6 चॉइसेस बची। तो जब आप इन तीनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास बचेंगे 3, 3, 6। तो इतने और वो नंबर्स जो हैं वो आप बना सकते हैं जब आपके पास 2 नंबर तो फिक्स्ड है 6 और 7, और बाकी के नंबर्स और 336 नंबर और आपके पास बनेंगे जिसका आप आंसर निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। Next question is, a coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? एक कॉइन है, उसको 3 बार किया, तो एक कॉइन में 2 ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो हेड आएगा या तो फिर टेल्स आएगा। अब ईच टाइम यू टॉस अ कॉइन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, हेड्स या टेल्स, इन दोनों में से ही कोई आएगा, और आपने उसको 3 टाइम्स रिपीट किया है। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, सो द नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर ईच टॉस इज 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, आपके पास यही ऑप्शंस हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। दूसरी बात करेंगे और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 8, तो 8 पॉसिबल आउटकम्स आपके आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन। ओके, और जब आपने यहाँ पे फंडामेंटल जो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है मल्टीप्लिकेशन का वो पढ़ लिया है, उसी को बोलते हैं परम्यूटेशन। यहाँ पे सिर्फ परम्यूटेशन के लिए आपके पास सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूलेज रहेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी, तो आप इजीली परम्यूटेशंस कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, given 5 flags of different colors, how many different signals can be generated? Each signal requires the use of 2 flags, one below the other. हम पहले कर चुके हैं। टॉप पोजीशन देखिए, 5 फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर्स के, आपको सिग्नल बनाना है लेकिन यूज करना है 2 फ्लैग्स। ठीक है, और उन्होंने बोला है कि डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन बिलो द अदर। फॉर द टॉप पोजीशन वी कैन चूज ओनली 5 अवेलेबल कलर्स। फर्स्ट के लिए आपके पास 5 अवेलेबल कलर्स हैं। सेकेंड पोजीशन के लिए आपके पास बचेंगे 4, क्योंकि आपके पास रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो सिंपल इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो आंसर इज 20। तो 20 इज द आंसर। नाउ वी विल स्टार्ट परम्यूटेशन। मैं आपको इसका हिंट दे देती हूँ कि ये किस तरीके से होता है। Permutation. A permutation is an arrangement in a definite order of a number of objects taken some or all at a time. ठीक है, परम्यूटेशन होता है एक अरेंजमेंट है। ठीक है, एक डेफिनेट ऑर्डर का एक अरेंजमेंट होता है, उसी को हम परम्यूटेशन कहते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं जो कि एट अ टाइम हमें कितने ऑब्जेक्ट्स को परफॉर्म करना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए, जो डेफिनेशंस है ना, ये तो आपके वर्ड्स हैं जो आपको लर्न करना है, लेकिन इसका रियल मीनिंग आपको तभी समझ में आता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन से कभी किसी को कुछ ज़्यादा समझ में आता नहीं है। तो हम जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। आप सिर्फ ये समझिए कि आपने जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, बस उसी को परम्यूटेशन कहते हैं। अब यहाँ पे है कुछ केसेस। व्हेन परम्यूटेशन, व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट। अगर सब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट अगर आपने लिए हैं, तो आपको परम्यूटेशन निकालने का क्या फॉर्मूला है, उसे हम बोलते हैं NPR। यहाँ पे P है जो परम्यूटेशन को शो करता है, उसका फॉर्मूला है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r। अब ये फैक्टोरियल एक नया कंसेप्ट है जो मैं आपको आज ही इसी वीडियो में बता देती हूँ कि ये क्या कंसेप्ट है। इसमें से जो n है वो होते हैं हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स गिवन है उनको हम n मानते हैं, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स को हमें एट अ टाइम, मतलब r एट अ टाइम, एक टाइम में हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स को हमें परफॉर्म करना है वो होता है हमारा r। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n है, और जितने ऑब्जेक्ट्स को लेकर हमें एट अ टाइम वर्क करना है वो होता है r। तो हमेशा जो r की वैल्यू होती है ना, वो हमेशा n से इक्वल हो सकती है या n से छोटी होती है, कभी भी n के बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ही n है, और हमें एट अ टाइम जितने ऑब्जेक्ट्स पर काम करना है वो है r। सो r की वैल्यू हमेशा इन बिटवीन 0 से n के बीच में ही लाई करती है। ओके, गॉट इट। अब सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि फैक्टोरियल का जो नया कंसेप्ट आपको इंट्रोड्यूस्ड हुआ है वो क्या है।
ये है हमारा फैक्टोरियल नोटेशन। जो भी हमारे पास कोई नंबर है, n है या कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसके आगे ये अगर साइन लगा है, जिसे हम इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं और मैथ्स में इसी को हम फैक्टोरियल बोलते हैं। तो ये फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेकर उस नंबर तक के सारे नंबर का मल्टीप्लिकेशन। जैसे अगर मैंने n फैक्टोरियल लिखा है, इसका मतलब ये है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 से लेकर n-1 इंटू n। 1 से लेकर n तक के जितने भी नंबर है उन सब का मल्टीप्लिकेशन अगर आप लिख देंगे तो वो हो जाता है फैक्टोरियल n। आप इसको इस ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर दोनों एक ही बात है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक ही आएगा। बेसिकली हम उसको इसी फॉर्म में लिखते हैं, या आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। जैसे फैक्टोरियल 5 है, इसका मतलब ये है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इन सब का मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आएगा वो होता है फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 4 है, मतलब 1 से लेकर हमें 4 तक के नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, दैट इज फैक्टोरियल 4। बस ये इतना ही था और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इस परम्यूटेशन के हमारा फॉर्मूले पे जाते हैं, जिसे PNR ये हमारा परम्यूटेशन का फॉर्मूला है, जिसमें आपके पास फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल n है। तो यहाँ पे देखिए, अब जैसे फैक्टोरियल 5 है उसे मैं लिख सकती हूँ फैक्टोरियल 4, 5, 4, 3, 2, 1 इन सब का मल्टीप्लिकेशन। या फिर अगर मैं 5 नंबर को अकेले निकाल दूँ तो ये जो नंबर है ये फैक्टोरियल 4 है, तो मैं फैक्टोरियल 5 को इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 4। ये एक ही बात है, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इसका हम आगे यूज़ करेंगे। ये दो चीज़ें आपको और याद रखनी है कि जब आप n करते हैं, मतलब जब आपकी r की वैल्यू भी n के इक्वल हो जाती है, तो आप इसको इस तरीके से फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो आपके पास आएगा फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस n 0, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आपके पास n की वैल्यू आएगी फैक्टोरियल n। और अगर n 0 है, अगर आपकी r की वैल्यू अगर 0 है तो उसकी वैल्यू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n दैट इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल हो जाती है। ये दोनों चीज़ें आपको और याद रखना है जहाँ पे मैंने स्टार बनाया है। अब हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल, लेकिन इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो ये लेक्चर हम यहाँ तक ही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।